हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12वीं के गणित का अनसॉल्व प्रश्न पत्र, जिसका कोड है 324। AY वर्ष 2023 के लिए दूसरा सेट है। और इस सेट के दो पार्ट में हमने वीडियो को पहले से अपलोड कर रखा है, जिसमें पाँचवें का जो पाँचवा खंड है यहाँ तक हमने लगाया है। आज के पार्ट में हम यहाँ पे जो सवाल नंबर 6 दिख रहा है, इसके आगे के प्रश्न लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला छठवें का पहला खंड, अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल है कोष्ठक में 1 + y² इंटू dx। इसको हल कीजिए। तो यही सेम सवाल पीछे के सेट में भी है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो रिपीट होते हैं, तो हम उन्हें यहाँ पे छोड़ेंगे क्योंकि हमने उन्हें पीछे हल किया। आप यहाँ देख सकते हैं जो AX सीरीज का सेट है, सेट 1, उसका 7वें का जो दूसरा प्रश्न है वो यही है। देखिए, वही प्रश्न यहाँ पे 8 अंक का है और वही प्रश्न यहाँ पे 5 अंक का है। सेम प्रश्न है यहाँ पे, तो इसलिए हम इस प्रश्न को यहाँ पे छोड़ देंगे। और उसके बाद अगला है छठवें का दूसरा खंड। दो रेखाएं दी गई हैं, इनके मध्य दूरी निकालनी है, वो भी न्यूनतम वाली दूरी निकालनी है। जो दोनों रेखाएं दी गई हैं, सबसे पहले हम उनका समीकरण लिखेंगे। एक है r वेक्टर इक्वल i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और दिया हुआ है माइनस में लैम्डा कोष्ठक में 2i कैप, प्लस में दिया हुआ है 3j कैप और 6k कैप, ये दिया है। और जो दूसरा वाला समीकरण है रेखा का, उसमें दिया हुआ 3i कैप, 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू, टू आई कैप, 3j कैप और 6k कैप, ये दिया हुआ है। ये है दूसरी रेखा और इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ A1 A2 B1 B2 सब निकालेंगे। तो यहाँ पे जो पहली लाइन है उसमें जो लैम्डा से पहले जो लिखा है ये है A1 और ये है B1। यहाँ पे जो कुछ लिखा है ये A2 और ये B2। आप चाहे इसको A1 B1 A2 B2 लिखो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे R वेक्टर इक्वल A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर से रेखाओं के समीकरण की तुलना करने पर इससे आपको मिलेगा A1 वेक्टर की वैल्यू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और B1 वेक्टर की वैल्यू मिलेगी 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप। सेम ऐसे ही A2 वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप, और B2 वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप 3j कैप और 6k कैप, ये दिया हुआ। आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको B1 वेक्टर और ये जो B2, ये जो दो के दोनों वेक्टर वैल्यू हैं बिल्कुल सेम दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसी दशा में जो रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी लिखेंगे। सूत्र होता है मैग्नीट्यूड निकालना है। जब दो वेक्टर आपस में बराबर हो तो आपको किसी एक वेक्टर को लिखना है, किसी एक को, चूँकि दोनों एक ही हैं। और सूत्र बनेगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और मॉड ऑफ B वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर अलग अलग होते तो यहाँ पे लिखना पड़ता B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर और डॉट लगाना पड़ता है यहाँ पे, और नीचे भी रहता B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर।
लेकिन यहाँ जब सेम हो तो हमें केवल एक वेक्टर लगाना और यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाना। अलग अलग वेक्टर पर न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आप पीछे AX के सेट में आपको सवाल मिल जाएगा, हमने वहाँ पे उनको हल किया हुआ है। तो इसी पर आपको सवाल लगाना है। तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो आइए सबसे पहले निकालते हैं A2 वेक्टर माइनस A1। A2 में से A1 घटाना है तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, और ये उल्टा हमने कर दिया, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 तो चिन्ह प्लस में रहेगा, और ऋण 5 में से ऋण 4 घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो इसका प्लस हो जाएगा, तो फिर से आएगा यहाँ पे माइनस में ठीक है, ये घटाने पर आएगा। अब इसके साथ हमें V वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो एक तो ये निकालना है, दूसरा निकालना है B वेक्टर की मैग्नीट्यूड। जो जो निकालना पहले उसे निकाल लो। B वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो किसी भी एक का मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ 2 है इसका वर्ग, 3 का वर्ग और 6 का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 का 4, 3 का 9 और 6 का 36, 36 4 40 और 9 49 का वर्गमूल 7। तो ये B वेक्टर की मैग्नीट्यूड बन गई। उसके बाद अब निकालना है B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो यहाँ पे केवल B वेक्टर है आपका, जब दोनों अलग अलग हो तो ये सूत्र नहीं लगता है, वहाँ पे B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 लगता है। तो अब B1 क्रॉस A2 माइनस A1 के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, ऐसे एक सारणिक का निशान लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे I कैप J कैप K कैप, जो पहले लिखा हो पहले उसी के गुणांकों को लिखना है। तो B वेक्टर का गुणांक कितना है, 2 3 6, 2 3 और 6, और A2 माइनस A1 का जो गुणांक है I J K का वो है 2 1 ऋण 1। अब इसका करना है प्रसार। तो सबसे पहले लेंगे I कैप, तो पंक्ति स्तंभ को हटाने के बाद 3 का गुणा ऋण 1 में ऋण 3, इस साइड में 1 का गुणा 6 में ऋण 6 हो जाएगा, क्योंकि इधर से जाते समय माइनस लगाना है। माइनस J कैप, ये वाली स्तंभ और पंक्ति गायब, 2 का गुणा ऋण 1 में ऋण 2 और 2 का गुणा 6 में ऋण 12। फिर आएगा K कैप, 2 का गुणा 1 में 2, 3 का गुणा 2 में 6 बराबर होगा 6 3 9, माइनस में 9 I कैप और 12 2 14, फिर आगे माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा 4, ये इतना आएगा। और अब इन सब का मैग्नीट्यूड निकालना, लिखेंगे इसलिए दूरी जो भी आपको निकालनी है, तो सबसे पहले B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 की वैल्यू लिखनी है, माइनस 9 I कैप 14 J कैप माइनस 4 K कैप, और नीचे B वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लेना है। तो कितना आया है B वेक्टर की मैग्नीट्यूड, 7। और अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, करड़ी में 9 का वर्ग 14 का वर्ग और 4 का वर्ग और नीचे 7। जवाब में आएगा 9 का वर्ग 81, 14 का 196 और 4 का 16, नीचे 7 बनेगा। आइए जोड़ के देखते हैं कितना होगा ये, 6 1 7 7 6 13, 9 1 10 8 18 19 और 1 हासिल 2, 293 और नीचे आएगा 7। ये हो जाएगी दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से लगाना है आपको, ये शुरू से है ये वाला, और यहाँ से इसका सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है 6वें का तीसरा खंड। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब प्राप्त अंकों में से एक अंक विषम हो।
ये सवाल लगाना है। ये है छठवें का तीसरा खंड, सवाल नंबर 6 का तीसरा खंड है और ये सवाल बर्नौली परीक्षण का है, उसी पर यह सवाल लगाया जाएगा। तो यहाँ पे सवाल में कहा है कि उसको 3 बार उछाला गया है, जिसे हम बोलते हैं परीक्षणों की संख्या। सवाल में है कि पासे को 3 बार उछाले हैं तो n का मान हो जाएगा 3। अब इसमें सवाल में कहा है कि विषम आने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो अब आपको पता है कि जो पासा होता है उसमें 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं, जिसमें 1, 3, 5 विषम और 2, 4, 6 सम होता है। तो 50-50 चांस दोनों रहेगा। तो सबसे पहले तो हम एक पासे की सम की प्रायिकता लिखेंगे। इसे हम मान लो P से दिखा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/6 यानी 1/2 आएगा। सेम ऐसे ही विषम की प्रायिकता भी अगर बनाएं उसे हम Q से दिखा देते हैं, तो वो भी आएगा 3/6, क्योंकि विषम नंबर जो होते हैं 1, 3, 5, तो टोटल 3 नंबर, टोटल 6 होता है। इसमें 3/6 की वैल्यू आएगी 1/2। अब सवाल में कहा है कि हमें वो प्रायिकता बतानी है जिसमें एक विषम हो, कम से कम किसी एक पर विषम जरूर आना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि टोटल जितनी है इसमें प्रायिकता की जो नेट वैल्यू होती है वो 1 होती है, उसमें से हम नहीं आने वाली संभावनाएं हटा देंगे तो आने वाली संभावनाएं आ जाएंगी। तो सबसे यहाँ पे लिख देते हैं बर्नौली परीक्षण या बर्नौली सूत्र से। सूत्र होता है NCR P⁻R और Q⁻n-R। यहाँ हम आपको बता दें कि P क्या है और Q क्या है। P का मतलब होता है सफलता और Q का मतलब है असफलता। मतलब जो आपको नहीं चाहिए वो Q है, जो आपको चाहिए वो P है। यहाँ लिख देते हैं P का मतलब होता है सफलता की प्रायिकता और यहाँ Q का मतलब है असफलता की प्रायिकता। तो यहाँ पे अब इस सवाल को हम लगाएंगे, तो इस सवाल में हमें विषम आने की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी एक पर विषम आने की प्रायिकता टोटल कितनी होती है, वैल्यू होती है 1, उसमें से हम घटा देंगे विषम नहीं आने की प्रायिकता, जहाँ Q का मतलब नाकामी है वही वाला हमें घटाना है और P का मतलब सफलता है। तो टोटल परीक्षण यहाँ पे है 3। हम चाहते हैं इसमें से कि जितने भी सम वाले हैं वो सारी वैल्यू हटा देंगे तो यहाँ पे काम बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और P के ऊपर पावर लिखेंगे 0, Q के ऊपर पावर लिखेंगे 3 - 0। ये हो जाएगा 1 - 3 से 0 को अगर हल करोगे मतलब फैक्टोरियल बना के, तो ऊपर भी 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 - 0, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 0 फैक्टोरियल आएगा। तो 3 से 0 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि n से 0 की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद यहाँ बचा P, उसके ऊपर पावर 0, किसी भी नंबर पर 0 की पावर मतलब 1, ये भी ख़त्म। बचा यहाँ पे P, यहाँ पे बचा Q³। ये हो जाएगा 1 - Q की वैल्यू है 1/2, इसका क्यूब हो जाएगा 1 - 1/8, घटाने पे आएगा 7/8। ये हो जाएगा आपका जवाब। ये एक बर्नौली परीक्षण पर आधारित सवाल था जो कि है छठवें का तीसरा खंड। आप इसे लगा सकते हैं। अगला है छठवें का पांचवा खंड। चौथे पर स्टार लगा हुआ इसलिए इसे छोड़ देना है।
पांचवा खंड है। मान ज्ञात कीजिए। एक समाकलन का सवाल है। log ऑफ log x है और 1/log x पूरे का स्क्वायर है और इन सबका समाकलन करना है। छठवें का पांचवा खंड समाकलन करना है। क्वेश्चन में लिखा है log ऑफ log x प्लस 1/log x इस पूरे का स्क्वायर और यहाँ dx, इसका समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम इस प्लस निशान के साथ सवाल को दो हिस्सों में करेंगे। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ log x dx प्लस 1/log x इस पूरे का वर्ग dx। ये हुआ सवाल का दो पार्ट। हमें इसे लगाना है। हम यहाँ पे कुछ चीज़ मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं log x इक्वल y, ये हमने माना है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी e⁻y। इसे हम कोई समीकरण कह देते हैं। इसका करते हैं हम समाकलन। इसी का कर दो। तो यहाँ पे लिख देते हैं x के सापेक्ष समाकलन है, सॉरी अवकलन इसका जब करेंगे तो log x का 1/x और y का हो जाएगा dy/dx। या आपको रिजल्ट मिलेगा dx की वैल्यू x dy और x की जगह पे e⁻y रिप्लेस करेंगे तो आएगा e⁻y dy। ये हुआ समीकरण नंबर 2। अब अपने इन दोनों वैल्यू को इस सवाल के अंदर रिप्लेस करेंगे। तो जब आप सवाल में रखोगे इनको तो log ऑफ log x की जगह पे y रखना है और dx की जगह पे रखना है e⁻y dy प्लस ये हो जाएगा 1/y² और dx की जगह पे e⁻y dy। ये हुआ। अब इसका करना है खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन में लघुगणक को प्रथम पद कहते हैं और बाकी दूसरी चीज़ को दूसरा मतलब दूसरे स्थान पर रखते हैं। तो यहाँ लघुगणक को हम प्रथम स्थान पर रखेंगे तो लिखेंगे log y और ये हो जाएगा दूसरा पद e⁻y dy। आगे माइनस लगाना पड़ेगा और फिर ये जो कुछ भी लिखा है इसका करना पड़ेगा अवकलन y के रिस्पेक्ट में। इतना हुआ। अब ये जो कुछ हुआ है इस पूरे का समाकलन कर दो। इसे हम बोलते हैं खंडशः समाकलन और दूसरे वाले पार्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अभी इसको हल करते समय ये चीज़ बीच में आ जाएगा, इसलिए। ये हो गया log y और e⁻y का जो समाकलन होता है वही होता है। तो हो जाएगा log y इंटू e⁻y माइनस log y का अवकलन होता है 1/y और e⁻y का समाकलन वही होता है। ये हो गया dy प्लस 1/y² e⁻y dy। ये हो गया log y इंटू e⁻y। अब इस पूरे का एक बार फिर से खंडशः समाकलन करना है। तो ये एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है तो ये बचा पहले। तो हम इसको पहला पद कहेंगे 1/y इंटीग्रल करना है e⁻y dy का। फिर आगे माइनस लगाएंगे, इस पूरे के आगे लगाएंगे d/dy 1/y e⁻y dy। मतलब जो कुछ भी लिखे उसके आगे यही लगा देना है और इस पूरे का करना है समाकलन और प्लस इसको साइड छोड़ेंगे 1/y² e⁻y dy इक्वल होगा log y इंटू e⁻y माइनस 1/y e⁻y का अवकलन समाकलन वही होता है
-1/y का होता है माइनस में 1/y², इस पूरे का। तो हो जाएगा -1/y² और e⁴ का सेम जवाब। और बाहर है 1/y² e⁴ dy बराबर हुआ log ऑफ y इंटू e⁴ माइनस, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या जवाब में आएगा? जवाब में आएगा माइनस में 1/y e⁴ माइनस माइनस का गुणा प्लस, फिर आगे माइनस तो माइनस हो जाएगा 1/y² e⁴ dy और प्लस है 1/y² e⁴ dy। यही हम बोल रहे थे कि इसको कुछ छेड़ना नहीं है। ये चीज़ और ये चीज़ हो गया ख़त्म। अब क्या बचा है? दोनों में e⁴ कॉमन है, कॉमन ले लो। यहाँ हो गया log y माइनस में 1/y e⁴ की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो x है और y की वैल्यू log x है, वही आपको रख देना है। तो e⁴ की जगह पे x और log ऑफ y की जगह पर रखना है log x माइनस में 1/log x। चाहे तो एक अनिश्चित समाकलन स्थिरांक रख सकते हो। ये हुआ इस प्रश्न का सॉल्यूशन। हम दिखाते हैं आपको शुरू से ऊपर से एकदम से। ये प्रश्न है और ये है उसका हल। ये पूरा अगला प्रश्न है 7वें का पहला खंड। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a की वैल्यू है 2 1 3 2, ये स्तंभों में दिया हुआ है, और समीकरण है a² - 4a + i2 = 0 को संतुष्ट करता है, जहां i2 2 × 2 का एक तत्समक अवयव है और 0 जो है वो 2 × 2 का एक शून्य अवयव है। इसकी सहायता से a इनवर्स निकालो। 8 अंक का है 7वें का पहला। a की वैल्यू दी हुई है 2 1 3 2 और प्रूफ करना है a² - 4a + i2 = 0। यहाँ i2 का मतलब 2 × 2 का एक तत्समक अवयव है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो सबसे पहले निकालेंगे a²। a² का मतलब है a × a, यानी 2 बार हमें a वाली अवयव लिखनी होगी। 2 1 3 2 2 1 3 2। गुणा कैसे करते हैं? पहली वाली पंक्ति उठाते हैं, पहला स्तंभ। 2 का गुणा 2 में 4, 3 का गुणा 1 में 3, फिर से 2 का गुणा 3 में 6, 3 का गुणा 2 में 6, 1 का गुणा 2 में 2, 2 का गुणा 1 में 2, 1 का 3 में 3 हो जाएगा और 2 का 2 में हो जाएगा 4। पूरे की वैल्यू कितने हो जाएगी? 4 3 7, 2 2 4, 6 6 12, 4 3 7। ये हो गया a² का मान। अब जो प्रूफ करना है उसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। a² - 4a + i2 सारी वैल्यू रखो। a² की वैल्यू आ गई 7 4 12 7, 7 4 12 7 और माइनस 4a का मान है 2 1 3 2, यहाँ दिया हुआ है a का मान। i2 1 0 0, 2 × 2 का बनाना है। तो सबसे पहले अब कैसे हल करना है इसको? 7 4 12 7, 4 का अंदर गुणा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 4, 4 दूनी 8, 1 0 0 1। अब इसको घटा दो। 7 में से 8 घटाएंगे ऋण 1, 12 में से 12 घटाएंगे 0, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 7 में से 8 घटाएंगे ऋण 1, हो गया 1 0 0 1। आप देख सकते हो दोनों वही है, आगे इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं।
मतलब माइनस में पूरे का गुणा हो जाएगा। तो जब हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट पूरा का पूरा हो जाएगा ख़त्म, और वैल्यू आएगी 0। या फिर आप चाहे तो इन दोनों को जोड़ दो, -1 को 1 में जोड़ेंगे 0, 0 तो पहले से ही है, तो ये पूरा खंड हो गया 0 जो प्रूफ हो गया है। यही है राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। अब कहा था इसी की सहायता से आपको निकालना है ए इनवर्स। तो दूसरा स्टेप शुरू होता है यहाँ से। ए इनवर्स हमें निकालना है, तो जो दिया हम इसी का सहारा ले लेंगे जो कि प्रूफ है। तो हमें पता चल गया a² - 4a + i2 इसकी वैल्यू है 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरे में ए इनवर्स से गुणा कराएंगे, या फिर सबसे पहले क्या करो, i2 को दूसरी तरफ कर दो, तो हो जाएगा a² - 4a = -i2, ये हो जाएगा। a² को लिख सकते हैं a × a - 4a हो गया, ये = -i2। अब दोनों पक्षों में लिखेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है वही काम कर दो। ए इनवर्स से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो ए इनवर्स ए पहले से है, माइनस में 4 है, ए इनवर्स और ए हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे ए इनवर्स और i2 हो जाएगा। जो जो दिया है आपको सब में ए इनवर्स का गुणा करा देना है। और फिर आपको पता है कि ए इनवर्स और ए का गुणनफल i होता है। एक व्युत्क्रम हो और एक वही हो तो उसका जो गुणनफल होता है वो i होता है। तो ये पूरा पार्ट खत्म, ये भी पूरा पार्ट खत्म। यहाँ बचा a - 4 माइनस में, अब i2 का मतलब पहले से 1 है तो ये हो गया माइनस में ए इनवर्स, या फिर ए इनवर्स की वैल्यू हो गई 4 - a। अब कहोगे यहाँ पे 4 - a लिखना है, तो सबसे उसको हटाने के लिए हम यहाँ पे 4i लिख लेते हैं, क्योंकि हम घटा तो पाएंगे नहीं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे i2 लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं ए इनवर्स और ए की वैल्यू होती है i। आप सोचोगे यहाँ पे क्यों नहीं i लिखा, यहाँ मतलब यहाँ लिखा गया है ए इनवर्स ए की जगह पे। तो यहाँ पे i का मतलब गुणा करके भी कोई मतलब नहीं, 1 से गुणा करके कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने 4 से इसलिए चार को i के साथ लगाया है ताकि हम a में से उसको घटा सकें, नहीं तो वैसे किसी अवयव में से कोई एक नंबर नहीं घटाया जाता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा कर दिया। अब ये हो गया 4, i2 की वैल्यू 1001, और a की वैल्यू सवाल में पहले से दे के रखा है 2132। 4 का अंदर गुणा 4004 हो जाएगा, ऋण 2132 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 0 में से 3 घटाएंगे ऋण 3, 0 में से 1 घटाएंगे ऋण 1, 4 में से 2 घटाएंगे 2। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो इस हिसाब से आपको ए इनवर्स निकालना था। वैसे ए इनवर्स निकालने का जो दूसरा तरीका है वो अलग है, वो AX वाले सेट में था। उसके बाद आपको दिखाते हैं 7वें का जो दूसरा सवाल है वो। समीकरणों के निकाय को आव्यूह विधि से हल करो, 8 नंबर का है। यही सेम टू सेम प्रश्न है पीछे के सेट में, AX वाले में हम आपको दिखाते हैं। ये सेम नंबर है, यहाँ पे नंबर आप ध्यान देना, 3x - 2y + 3z = 8 है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो 3x - 2y + 3z = 8। ये 7वें का पहला है।
और यहाँ पे ये 7वें का दूसरा खंड है। तो इसलिए हम इस प्रश्न को भी छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हमने इसको AX के सेट में हल किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आज की सारी बात आपको समझ में आई होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।